बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 2, वर्ण विचार और उच्चार। वर्ण होते क्या? वर्ण होते हैं अक्षर। जैसे कि अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था परिभाषा में कि वर्ण से हिंदी में पहले अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, वर्ण से शब्द आते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार, वर्ण के अंतर्गत कि जैसे अक्षर होते हैं, अक्षरों का मतलब उनको मिला के, तो अक्षरों का जो मेल होता है, लेकिन उस मेल से जो शब्द बनेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है अननेसेसरी हमने बिना वजह शब्द जोड़ दिए, उसका कुछ अर्थ नहीं निकला, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकला। ठीक है, तो वर्ण विचार और उनका उच्चारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड मतलब टुकड़े, तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, म, त, स, अ। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे म, अ, ह, अ, न, अ, ग, अ, र, महानगर। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। वर्णमाला, वर्ण जमा माला यानी वर्णों की माला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद, हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे स्वर की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है तथा किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए स्वर कितने होते हैं। स्वर जो है वो संख्या में 11 होते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, ऐ, ओ तथा औ। स्वर के भेद, उच्चारण की भिन्नता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा र से ऋषि। फिर आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इसका चिन्ह, ये जो उल्टा एस बनता है, ये है जिसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे हे राम, आ जाओ, ओ आदि। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु है ना, उसके रूप में लगाया जाता है। जैसे अंत, संतरा, डंडा, प्रारंभ, पंत, शंख, मंजन आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण णा, ण्या, णा, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक जिसको हम सरल शब्दों में चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली होती हैं, वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है।
जैसे अनुस्वार, सेंध, नींद आदि, अनुनासिक, चांद, नान आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अंग अह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। आगत ध्वनि औ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है, ठीक है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। तो ये तो हो गई स्वर की बात। अब हम आते हैं व्यंजन, ठीक है। तो स्वर मैंने बताया है कई बार कि स्वर तो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अब मतलब उन्हें सहायता नहीं होती किसी के भी बोलने में। व्यंजन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर यानी कि रुककर मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है, ठीक है। व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर हिंदी देवनागरी वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनके 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, ठीक है। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। वर्ग का अंतिम वर्ण 5वां पंचमाक्षर यानी पंचम वर्ण कहलाता है। स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, और ये इनके पंचमाक्षर हैं, ठीक है। क ख ग घ य, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से और ये ओष्ठ से। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे वाग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि। वाग्मय, अयम, चिन्मय, उन्मुख आदि रूप ग्राह्य नहीं होंगे, ठीक है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे क, ज, अब जैसे ये 3 व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो इनमें स्वर नहीं है, यानी कि ये आधे हैं, आधा क, आधा ज, आधा फ। और जब हम इनमें अ मिला देंगे कैसे, देखिए ऐसे, जैसे ये क है, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें जब हम अ जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा क पूरा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के माध्यम का होता है। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष,
त्र ज्ञ तथा श्र। तर त्र यानी त्रिभुज त्रिफला, क श क्ष यानी कक्ष और रक्षा, श र श्र श्रवण श्रावण, ज य ज्ञ यानी ज्ञान और यज्ञ। द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे दो में है, दो ले, दो कै, दो चे और दो टे आदि। उदाहरण मिट्टी, धम, धक्का, बच्चा, दिल्ली आदि। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे त्य, प्य, म, म्न, क्ष, त्व, प्र, न्य, क्य, स्व आदि। उदाहरण निम्न, प्रचार, प्रभात, कुम्हार, तुम्हारा, अन्य, पश्चिम, पश्चात, न्याय, क्यारी, क्यों, त्वचा, महत्व, ठीक है, प्यास, प्यारा, स्वागत, स्वा, त्योहार, त्याग आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वो भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। कंठ, गले से अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, य। तालव्य, कठोर तालु से ई, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य, कठोर तालु के अगले भाग से। दंत, दांतों से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ, दोनों ओठों से उ, प, फ, ब, भ। दंतोष्ठ, ऊपरी दांत व निचले होठ से। नासिक्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, गले तथा होठ से। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र यानी ग्लोटिस होता है ना। ये जब हम बोलते हैं ना तो यहाँ पे ना कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। आप महसूस करेंगे बोलते हुए, जैसे मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस बोलते समय कंपन यानी काप होता है। इसके आधार पर वर्णों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला होता है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण में जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, र, से ऋषि ए, आई, ओ, औ। व्यंजन ग, घ, य, ज, झ, य, ड, ढ, य, ड़, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, 22। अब आते, ये सघोष वर्ण हो गए, ये है अघोष वर्ण। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, है ना। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। पहला है अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा प्राण, ठीक है। प्राण मतलब वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, य, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व। अब आते हैं महाप्राण व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ख, ग, छ, ज, ट, ठ, ड, थ, ध, ह, भ, श, श, स, ह। वर्ण विच्छेद। वर्ण भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ये ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि
जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वही लिखे। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं, स्वरों के नीचे नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण, अमन, अ म अ न अ अमन, ऑफिस, अ फ ई स अ ऑफिस, वीरता, व ई र अ त अ वीरता। ठीक है, अंततः, अंत अ त अह अंततः। अब आते हैं हम उच्चारण और वर्तनी। तो दिए गए साइन बोर्ड यानी संकेत पट को ध्यान से पढ़िए और उनमें लिखे अशुद्ध जो है शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, देखिए, कृपया मंदिर परिसर में शोर ना मचाए, इसमें है ये गलत, अशुद्ध है। आशीर्वाद चौ, इसमें ये गलत है। गन्ने का जूस, प्रवेश निषेध, ये तो ठीक है। प्रवेश निषेध, ये तो ठीक है। तो मुख के द्वारा वर्णों तथा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है और सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी आपने पढ़ा और जाना। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें वर्णों, अक्षरों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसमें अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। वर्तनी के प्रमुख नियम, संयुक्ताक्षर निर्माण संबंधी नियम। खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्ताक्षर बनाते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे ग, ग्वाला, त्याग, ख्वाब, न्याय। अब देखिए, बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनकी पाई के आगे झुके भाग को काट दिया जाता है, जैसे क को चक्का, फ रफ्ता। बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे द विद्या, ह चिन्ह, मिट्टी, ओष्ठ। र व्यंजन का मात्रा के रूप में प्रयोग तो स्वर सहित र पाई वाले वर्णों के नीचे इस रूप में लगाया जाता है, यानी इस तरह। प्रभात, प र अ भ अ त अ प्रभात। क्रम, क र अ म अ क्रम। स्वर सहित रे बिना खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ इस रूप में लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ट र अ क, ट र अ क अ ट्रक। ड्रामा, ड र अ म अ ड्रामा। द ह तथा श के साथ स्वर सहित र का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे भद्र, भ अ द र अ भद्र। रस्व, ह र अ स व अ रस्व। स्वरयुक्त र स्वरहीन श के साथ जुड़कर श्र का रूप ले लेता है, जैसे श्रम, श र अ म अ श्रम। विश्राम, वो ई श र अ म अ विश्राम। रास ऋषि के प्रयोग संबंधी नियम। मात्रा के रूप में रस ऋ का प्रयोग करते समय उसे वर्णों के पैरों में लगाया जाता है, जैसे वृक्ष, पृथ्वी, वृक्षा, कृपा, दृष्टि, नृप आदि। श के साथ र का प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है, श्र जैसे श्रृंगार, श्रृंखला। ठीक है, स्वरहीन पंचमाक्षर संबंधी नियम। न, क ख ग घ से पहले यदि यह स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा, अंग। च छ ज झ से पहले यदि यहाँ स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे पंछी और पंचम। न, ट ठ ड ढ से पहले यदि न स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे कंठ, डंडा। न, त थ द ध से पहले यदि न स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे अंधा, अंधा। अंत, अंत।
म प फ ब भ से पहले यदि म स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे दम्भ, संबल। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित पंचमाक्षर अनुस्वार नहीं बनता, जैसे निम्नलिखित गन्ना, सम्मान, जल आदि। यह वह है से पहले यदि स्वर रहित पंचमाक्षर आए तो वो अनुस्वार में नहीं बदलता, जैसे कुम्हार, वन्य, समन्वय आदि। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 1 विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।